कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे भारत के जो प्राकृतिक वनस्पति का विभाजन है, यानी किस इलाके में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और बेसिकली आप ये याद रखना, आपका जो क्वेश्चन पूछता है आपसे वनस्पति का नाम देगा और ये किस प्रकार की वनस्पति है पूछेगा, ठीक है, इतना पूछेगा। या भारत के किन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे हिमालयी क्षेत्रों में, या पूछेगा आपसे पश्चिमी घाट के इलाके में, या भारत के असम वगैरह के इलाके में, या मध्य भारत के इलाकों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करता है और आप लोग उसको इजीली समझ जाएंगे। पेन और कॉपी पकड़िए, मैप ड्रॉ कीजिए इंडिया का, और आपको फालतू की चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग मृदा वगैरह समझे थे, सॉइल वगैरह समझे थे, इसी प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे, किसको, प्राकृतिक वनस्पति को, ठीक है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति है। अब आप सबसे पहले एक मैप ड्रॉ कीजिए आउटसाइड, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटरनल पोर्शन पे जो इसके आंतरिक भाग में, उसके बाद इसमें आता हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक मैप ड्रॉ कर लीजिए, और हम लोग साथ ही साथ इसको पढ़ते हैं और इसको ख़त्म भी कर देंगे। देखा, इसको जल्दी से आप लोग ड्रॉ कीजिए, इस पोर्शन को आप लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया है, कश्मीर से, यानी हिमालय जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, ये लद्दाख का इलाका है, यहाँ खड़ी लाइनें डाली मैंने, देख लीजिए आप इस प्रकार से। यानी ये किस चीज़ का इंडिकेशन है, ये है पर्वतीय वन, यानी हिमालयी वन या पर्वतीय वन जो कहोगे, आपको इस प्रकार से दिखाना है। और पर्वतीय वन में कहाँ कहाँ दिखाना है, देखिए ये आपको क्या दिखा, जम्मू एंड कश्मीर। ये क्या दिखा आपको, यहाँ लद्दाख का इलाका, और कुछ इलाका यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश का हिमालयी इलाका, कुछ इलाका आपको यहाँ उत्तराखंड का दिखेगा। साथ ही साथ जब आप इसको इधर की ओर जाएंगे, आपको यहाँ सिक्किम का इलाका दिखेगा, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का कुछ इलाका दिखेगा, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको ये पर्वतीय वनस्पति देखने को मिलती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको पर्वतीय वनस्पति को अगर पहचानना है कि भारत में किन इलाकों में पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि आपने विजुअलाइज किया है, आपने चीज़ों को देखा है, और देखने के बाद चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये जो खड़ी लाइनें हैं, यहाँ सिक्किम के इलाके में, इधर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल का जो इलाका है, और साथ ही अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आपको किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी, पर्वतीय वनस्पति, ठीक। इसके बाद पर्वतीय वन के बाद आप इस इलाके में आइए। इस इलाके का मतलब एक इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कीजिए, यहाँ गुजरात से मिलाइए इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप इस प्रकार के डैश वाली लाइन दिखाओगे, इस प्रकार से दिखाओगे, यानी ये अपने आप में कंटीले वन है, कंटीले झाड़ियाँ या कंटीले वन जिसको आप लोग कह सकते हैं, ये वही है कंटीले वन, ठीक। तो कंटीले वन किन इलाकों में दिख रहा है आपको, यहाँ कौन सा इलाका होगा, पंजाब का, कुछ हिस्सा यहाँ पंजाब का होगा, ये ईस्टर्न राजस्थान का इलाका होगा, कौन सा होगा, ईस्टर्न राजस्थान का। ये वेस्टर्न राजस्थान भी होगा इसमें, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान का मैक्सिमम पोर्शन इधर आएगा, ठीक है, इस साइड को। तो ये कुछ हिस्सा ईस्टर्न राजस्थान का इधर को आएगा, और बाकी का हिस्सा कहाँ देखने को मिलेगा आपको, इधर ही कौन सी भाग में दिखेगा, गुजरात के इलाके में देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, कंटीले वन कहाँ देख रहे हैं आपको, कुछ हिस्सा राजस्थान के इलाकों में, कुछ हिस्सा आपको गुजरात के इलाकों में, जबकि कुछ भाग आपको पंजाब के। साथ ही साथ जो ये वाला इलाका है, ये यहाँ भी देखिए कंटीले वन दिखाए हैं मैंने, तो ये कौन सा इलाका है, कुछ भाग कर्नाटका का, यानी जो दक्कन का पठार है, दक्षिण का पठार है, वहां आपको कंटीले वन देखने को मिलेंगे। यानी आंतरिक जो पठारी भाग है, कुछ इलाका आपको आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कंटीले वन। तो देखिए सबसे ऊपर आपने कौन से वन दिखाए, हिमालयी वन। हिमालयी वन कहाँ दिखाया आपने, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल था, हिमालय का जो पर्वतीय भाग है, और साथ ही साथ जो अरुणाचल प्रदेश का जो पर्वतीय इलाका है, वहाँ आपको ये कौन से देखने को मिलेंगे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय वन। फिर आप सीधे आए कटीले झाड़ियों की ओर। कटीले झाड़ियाँ आपको कहाँ दिखेंगे, राजस्थान के ईस्टर्न पोर्शन में, कुछ भाग पंजाब के नॉर्दर्न पंजाब यानी नॉर्दर्न वेस्टर्न पंजाब में, कुछ इलाका आपको गुजरात के इलाके में देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको कटीले वन कहाँ देखने को मिलेंगे, कर्नाटका के साथ साथ जो आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग है, यानी जो पठारी भाग है, आंतरिक पठारी भाग जो है, यहाँ कंटीले वन देखने को मिलेंगे। इसके बाद सीधे आप आ जाइए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। ये होते क्या हैं, सिंपल से मैं बता दे रहा हूँ, ये बेल्ट यानी कटिबंध होते हैं। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने सेपरेट किए हुए हैं, किन इलाकों में सूर्य का ताप कितना पहुंचता है, कहाँ वो टेम्परेचर रहता है, किस प्रकार की वहाँ वनस्पति पाई जाती है, वर्षा का क्या वहाँ पर रोल रहता है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, पूरे जो सिस्टम है उसको ग्लोब मान के चलिए एक हिसाब से, उसको अलग अलग बेल्ट यानी कटिबंधों में बांटा गया है। तो उन्हीं के क्रम में ये वाला जो पोर्शन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, ये दिखा रखा है मैंने, देखो ये वेस्टर्न घाट बताया था ना मैंने आपको, ये वाला पोर्शन पूरा वेस्टर्न घाट के इस इलाके में, देखो यहाँ वाले तो आपने ऐसे दिखाई डॉटेड ऐसे, लेकिन जो आपको ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार दिखाना है, ये सिर्फ एक लाइन से दिखाना है, ऐसे लाइनों से, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, वो तो आप ऐसे दिखा रहे थे, यहाँ सीधी सीधी लाइन दिखानी है। तो ये कौन सी होगी आपकी उष्ण कटिबंधीय
सदाबहार वन, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इस पूरी की पूरी बेल्ट में दिखाइए आप, अंदर वाली बेल्ट में, ठीक है, बाहर वाली में मत दिखाना। एक चीज ध्यान रखना, ये तिरछी लाइन है, ये अलग है, ये वाली लाइनें अलग हैं जो ऐसे मिल रही है, ठीक है, यहाँ भी है, वो यहाँ भी दिख रही है, ये देखिए यहाँ भी दिख रही है, ये लाइनें अलग हैं। जबकि आपको जो ये एक संकरी सी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये अंदर वाली लाइन, ठीक है, यहाँ मैंने ऐसी लाइनें दिखा रखी हैं, तो इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ दिखेंगे आपको? महाराष्ट्र के इलाकों में, यानी जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ आपको केरला तमिलनाडु के इलाके में पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। साथ ही साथ आपको ये यहाँ भी दिखेंगे, देखिए यहाँ भी मैंने दिखा रखे, यानी असम मेघालय का जो इलाका है, यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न का जो पोर्शन है, यहाँ भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मेरे द्वारा दिखाए गए हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो सिंपल सी बात है, अभी होते क्या है फिर बताता हूँ। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की लोकेशन आप लोगों ने ट्रेस कर ली। साथ ही साथ इसमें भी आपको कुछ हिस्सा, ये जो वेस्ट बंगाल और जो उड़ीसा वगैरह का तट है, या जो महानदी गोदावरी के जो डेल्टाई क्षेत्र है जहां नदी समुद्र में मिलती है, तो उन इलाकों में भी जो डेल्टाई भाग है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट जो आता है वो आता है सबसे महत्वपूर्ण, जो जिसका विस्तार भारत में सर्वाधिक है, उसका नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब अभी इस चीज की ओर मत देखना कि ये होते क्या है, मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि ये होते क्या है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से हैं? जो मैंने इस प्रकार से लाइनों से दिखा रखे हैं, यूं, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। तो आप लोग दिखा दीजिए इसको, ये पूरा का इलाका देखिए, पूरा का पूरा इलाका, ये जो यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, इधर आपका कुछ महाराष्ट्र के इलाके में, कुछ यहाँ तमिलनाडु, केरला, इस इलाके में, ये देखिए, ये सब के सब कैसे दिखा रखे मैंने? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। यानी उष्णकटिबंधीय के साथ पर्णपाती इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ष के कुछ निश्चित महीनों में, कुछ निश्चित हफ्तों में ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। क्यों गिराते हैं? वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, इवेपोरेशन से बचने के लिए, क्योंकि जब इनको पानी की कमी होती है तो पानी को, पत्तियों को गिरा देते हैं अपनी बॉडी से, ये वाले पेड़, ठीक है, तो ताकि वाष्पोत्सर्जन न हो सके और पानी उन पे संरक्षित रहे। तो ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा। तो अब आप इस मैप को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये बताइए, आपको सबसे ज्यादा विस्तृत कौन से वन दिख रहे हैं? सिंपल सी बात है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर आपसे पेपर में पूछता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वनों का विस्तार है, अब तो बता दोगे, अब तो देख भी लिया, कितना आसान है। देखिए, आपने देखा, ऑब्जर्व किया, आपने नोट कर लिया। अब सिंपली एक बात बताइए मुझे, आप आंखें बंद करके बताइए, आपने 3 4 4 5 प्रकार के वनों के नाम देखिए। एक इसमें ज्वारी वन भी लिख लीजिए, इधर लिखा है मैंने ज्वारी वन, यानी मैंग्रोव वन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ज्वारी वन या मैंग्रोव वन जिसको बोलते हैं। इसको मैंने इधर वेस्ट बंगाल सुंदरवन के इलाके में दिखा रखा है, छोटा सा मैंने ऐसे डॉट दिखा रखे हैं, ये दिखा रखा है ना, और भी पाया जाता है, फिर मैं बताता हूं आपको। ज्वारी वन ब्रैकेट में मैंग्रोव वन लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए, आपसे ये कहा कि भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पतियों की लोकेशन को बताइए, ठीक है। अब कई लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सर आजकल क्या पेपर वर्बल हो गया, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अरे ऐसा नहीं है, ये सिंपल सा एक पढ़ाने का तरीका होता है, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा, आपको पेपर रिटर्न ही करना है, नहीं आपको टिक ही मारने वाला, ठीक है। नॉर्मल सी बात बताइए, अगर आपको भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पूछा जाता है, आपने तुरंत अपने दिमाग में मैप ट्रेस किया कि सर ने कैसे दिखाया। आपके दिमाग में मैप है, आप सामने वाले की आंखों में देख के बता रहे हो, आपके दिमाग में मैप चल रहा है, मैप को रिमाइंड करके आप लोग मुंह से बोल रहे हैं और सामने वाले की आंखों में देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने कहा देखिए, भारत का जो उत्तरी भाग है, यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल का इलाका, साथ ही साथ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय जो भाग है, वहां पर पर्वतीय वनस्पति पाई जाती है। जबकि राजस्थान, पंजाब का जो उत्तरी भाग है, साथ ही साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में कटीली वनस्पति पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो कर्नाटका और दक्षिण का, जो दक्कन का पठार का आंतरिक भाग है, वहां भी कटीली वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बारी आती है, जो कि मुख्यतः पश्चिमी घाट के जो एक संकरी सी पट्टी है, साथ ही साथ तमिलनाडु, केरला और असम का जो इलाका है, यानी नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, वहां भारत में बेसिकली उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि निश्चित वर्ष के निश्चित समय में अपनी क्या गिरा देते हैं, पत्तियां गिराते हैं। एक फिक्स टाइम होता है, 8 से 10 हफ्ते, 6 से 8 हफ्ते, उस टाइम पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इनका विस्तार भारत में सर्वाधिक है। ये जो वनस्पतियां हैं भारत में अधिकांश भागों में पाई जाती हैं, जिसके अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल है और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भागों में भी कहीं कहीं ये पाए जाते हैं, देखने को मिलते हैं। आपने इतना मैप इतने ढंग से पढ़ रखा है कि वो सिर्फ आपने उसको रिमाइंड किया और सामने वाले के सामने आपने पूरा बग दिया, ठीक है। वो कहेगा यार इसने पढ़ा कैसे, इसको इतना याद कैसे? आपने सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, ठीक है।
अब हम वन बाय वन इनको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो आता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं, ठीक है। में सबसे इंपॉर्टेंट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये जो सदाबहार वन है इसलिए इनको सदाबहार वन कहा जाता है क्योंकि ये हम लोग जो वनस्पति है ये बहुत हद तक वर्षा की मात्रा और तापमान पर निर्भर करती है। यानी अगर जिस वनस्पति को जितनी ज्यादा वार्षिक वर्षा मिलेगी, जितना पानी मिलेगा, उतनी फलेगी फूलेगी, खुद जानते हैं आप लोग, उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगी, उतनी ज्यादा उसमें पत्तियां होंगी, उतनी वो हरियाली होगी और उतनी उनकी हाइट होगी। टेम्परेचर और बरसात यानी वर्षा की मात्रा के आधार पर इनको हम लोगों ने सेपरेट किया हुआ है। और ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इन वनस्पति को प्रभावित करने वाले अगर हैं तो वो है वर्षा और टेम्परेचर, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग आपने लिखना है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सबसे पहले हेडिंग डालो, इसमें लिखो जिन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी सिर्फ आप ये लिखना 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर प्लस कर देना, यानी सिंपल सी बात है जिन इलाकों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और जहां का तापमान हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, वहां कौन से वन पाए जाते हैं? सिंपल सी बात है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को अगर याद होगा, जैसे मैंने एक ग्लोब सपोज ही मान के चलिए, इसमें ये विषुवत रेखा होती है, 0 डिग्री लाइन जिसको आप लोग बोलते हैं, ये कटिबंध होते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा होगी, 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो जो विषुवत रेखा का इलाका होता है उन इलाकों में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ का तापमान ज्यादा है। तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, यानी पानी जो नीचे होगा ऊपर जल्दी जाएगा, ऊपर जाएगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। और जिन इलाकों में पानी नहीं है तो वाष्पीकरण कहां से होगा? क्योंकि जल चक्र अगर आपने सुना होगा, वाटर साइकिल, ये इसी पे डिपेंड करता है। इन इलाकों में सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है? सीधा पड़ता है। और जो धरती होती है इन इलाकों की, यानी जो अर्थ स्पेस मतलब नीचे अर्थ होता है, वहां पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ते हैं तो ज्यादा गर्मी मिलती है। ज्यादा गर्मी मिलती है तो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण वगैरह ज्यादा होगा, तो बादल बनेंगे तो बरसात होगी। तो इसके आसपास के जो इलाके होंगे 0 डिग्री के आसपास, वहां सर्वाधिक वर्षा होगी। और भारत का जो ये वाला पोर्शन है, भारत कहां है? 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर 8 डिग्री, आप लोगों ने सुना होगा। भारत का विस्तार लगभग कहां से शुरू होता है? 8 डिग्री के आसपास से सुना होगा आपने, ऊपर 36-37 डिग्री के आसपास तक सुना होगा। तो 0 डिग्री के सबसे नजदीक कौन सा इलाका आ रहा है भारत में? 8 डिग्री के आसपास, 6 डिग्री के आसपास, जैसे अंडमान निकोबार है। तो इन इलाकों में जो भाग पड़ता होगा भारत का, वहां सर्वाधिक वर्षा होगी। तो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, इनको पर्याप्त मात्रा में बरसात मिलती है, यानी पानी मिलता है बारिश का 250 सेंटीमीटर से अधिक, और इनका तापमान अधिक होता है। तो इन इलाकों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो पहली विशेषता 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तापमान हाई, ठीक है। अब आपका जो पेपर में आता है, सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वर्ष भर हरे भरे इसलिए रहते हैं, साल भर पानी मिल रहा है, बारिश हो रही है। हमारे वहां देखो अभी जैसे बरसात का सीजन है, लगातार मानसूनी बारिश होती है, तो कितने हरियाली हो जाती है, कितनी झाड़ियां उग जाती हैं, पूरा हरियाली हरियाली दिखती है। क्यों? क्योंकि पानी पर्याप्त मिल रहा है, और यहाँ तो हमेशा ही पानी मिलता है। तो इनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है, बहुत उच्च उच्च यानी हाइट वाले यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर, ठीक है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? तो आप लोग लिख लीजिए वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, साथ ही साथ कुछ हिस्सा कर्नाटक, केरल, सीधे सीधे लिखते रहना, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन लिखो वेस्टर्न घाट के इलाके में, कर्नाटक कुछ भाग, पूरा नहीं, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, और इधर आपका असम यानी नॉर्थ ईस्ट, असम लिख लीजिए, साथ साथ ही नॉर्थ ईस्ट लिख लीजिए, यानी जो नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्य हैं इस वाले भागों में यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। तो ये क्या है? अपने आप में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाले इलाके हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भाग आपका तटीय उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा। तो साथ साथ ही तटीय उड़ीसा और वेस्ट बंगाल भी कर देना, यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब पेपर में आता है कि ये जो वन है इनके एग्जाम्पल क्या है, पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि स्पेस मेरे पे इधर है। तो पहला एग्जाम्पल रोजवुड लिख लीजिए, दूसरा महोगनी लिख लीजिए, तीसरा इबोनी लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। रोजवुड, महोगनी, इबोनी, ये सब के सब क्या हैं? अपने आप में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। एक लिख लीजिए आबनोस, बांस, रबर, सिनकोना, चंदन। क्या क्या लिखोगे? आबनोस, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, आबनोस, रबर, सिनकोना, चंदन, ठीक है। यानी
रोजवुड, महोगनी, इबोनी, आबनोस, रबर, सिनकोना, चंदन, और इसके अलावा एक अंतिम लिख लीजिए बांस। यानी ये सब के सब क्या हैं अपने आप में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के एग्जाम्पल। अगर आपसे पेपर में ये पूछता है तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को मिलाने के पूछेगा, यहाँ रोजवुड लिखेगा, यहाँ नाम मिलेगा तो मिला देना उसको, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए रोजवुड, महोगनी, इबोनी, आबनोस, रबर, सिनकोना, चंदन और बांस, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के एग्जाम्पल है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है जो कि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन वृक्षों की जो ये वन होते हैं इसकी जो लकड़ी होती है काफी कठोर होती है, यानी मजबूत लकड़ी होती है, इसीलिए जैसे फर्नीचर बनाना, मकानों को बनाने में इनका अच्छी खासी मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एग्जाम्पल पता चल गया। इसको मैं इरेज भी करते रहूंगा एक एक करके, ठीक है। अब आता है दूसरा आपका, यहीं पे देख लीजिए आप लोग उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब आप लोग एक चीज और देखना, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखे आपने, उतने एग्जाम्पल लिखे, आम और चंपा के जैसे वृक्ष भी उसी के अंदर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेपरेशन है, यानी थोड़ा उनको बारिश कम मिलती है, ठीक है। अब मैंने इसको अलग से नहीं दिखाया, लेकिन थोड़ा सा उसको बारिश कम मिलती है, तो आप लोग उसी का अन्य लिख दीजिए उसमें, आम का वृक्ष, चंपा का वृक्ष, उनके कंपैरिजन में इसको लगभग 50 सेंटीमीटर कम बारिश मिलती है। एक कदम का वृक्ष भी होता है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है, कदम। ये सब के सब क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ये सब के सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए अगला आता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के लिए जो बारिश की कंडीशन है वहां तो 250 सेंटीमीटर प्लस थी, यहाँ थोड़ा सा कम, यहाँ लगभग आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 150 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ देखने को मिलेगी। तो इसको लिख लीजिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर कोई वन पाया जाता है तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। वहां से कम बारिश होगी इसमें, ये याद रखना। अब इसको पर्णपाती क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्ष के कुछ निश्चित समय में अपने क्या करा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। तो लिख लीजिए एक पॉइंट इसमें, वर्ष में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक पत्तियां गिरा देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है इनको? पर्णपाती वन, क्योंकि पत्तियां क्या हो रही हैं, गिर रही हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पर्णपाती वन। पत्तियां गिरा दी जाती हैं इनके द्वारा, ठीक है। और ये क्यों गिराती हैं? वाष्पोत्सर्जन से बचने के लिए, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। अब इसमें कौन सा इलाका आएगा देख लीजिए, इसमें आपको ये पूरा वेस्ट बंगाल का इलाके में भी दिख रही है, आपको लिख लीजिए कौन कौन से इलाके आएंगे। यहाँ जो पोर्शन है कुछ हिस्सा इसका वेस्ट बंगाल में आएगा, दूसरा आपका उड़ीसा के तट पे दिखेगा, आपको छोटा नागपुर का पठार यहाँ झारखंड वगैरह का इलाके में दिखेगा। इसके अलावा आपको हिमालय का जो निचला भाग है, यानी जो हिमालय का, जैसे आपको उत्तराखंड के कई इलाके देखेंगे तराई के इलाकों में, यानी हिमालय का नीचे वाला जो भाग है वो भी लिख लीजिए। साथ ही साथ पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, यानी जो पश्चिमी घाट है इसका जो पूर्वी ढाल है, ये पश्चिमी घाट का ईस्टर्न पोर्शन है ना, यहां भी कौन से मिलेगा आपको? सीधी सीधी बात है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के एग्जाम्पल में कहां का लिखा आपने? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छोटा नागपुर यानी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, हिमालय का निचला भाग, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, ये जो पोर्शन है, ठीक है। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के। अब देखिए आपसे मैंने कहा कुछ निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो इसके अंदर कौन से वृक्ष आते हैं? सबसे इंपोर्टेंट वो है, ठीक है। इसके अंदर प्रमुख वृक्ष लिख लीजिए, एक साल का वृक्ष लिख लीजिए, ये सब के सब इंपोर्टेंट है, ठीक है। साल, टीक का वृक्ष लिख लीजिए, एक महुआ लिख लीजिए, यानी साल, टीक, महुआ, एक लिख लीजिए खैर, साल, टीक, महुआ, खैर, ठीक है। साल, टीक, महुआ, खैर। एक मीम का भी वृक्ष होता है, वो भी लिख लीजिए, एक सीसो का वृक्ष होता है, मीम और सीसो, ठीक है। साथ ही साथ चंदन भी लिख लीजिए, क्योंकि चंदन का जो वृक्ष है वो इन इलाकों में भी पाया जाता है। इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना। वो दोनों इलाकों में पाया जाएगा। बेसिकली ये इधर भी मिलेगा आपको, वहां भी मिलेगा। जो ट्रांजिशन फेज होता है, मतलब एक संक्रमणकालीन स्थिति होती है ना, कुछ पेड़ इधर भी हो सकते हैं, कुछ इधर भी हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ जो आता है साल, टीक, महुआ, खैर वगैरह के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये था आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तीसरा लिख लीजिए उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, कांटेदार वन यानी कटीले वन, ठीक है। अब तीसरा आता है आपका कटीले वन। अब देखिए दो पढ़े आपने उष्णकटिबंधीय सदाबहार पढ़ा, कौन से वृक्ष आते हैं, कितनी बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पढ़ा, किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कितनी बारिश होती है, कौन से मेन वृक्ष होते हैं, यही तो पेपर में आता है। तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। कटीले वन का सीधा सीधा मतलब यहाँ बारिश उससे भी कम होगी, जितनी वहां मिल रही थी उसके कंपेरिजन में और कम होगी। तो लगभग कटीले वनों में 50 से 70 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वार्षिक वर्षा,
यानी ईयरली इनको जो पानी मिलता है, वार्षिक वर्षा होती है, वो 50 से 70 सेंटीमीटर तक यहाँ वार्षिक वर्षा होगी, यानी और भी कम बारिश होनी है यहाँ पे। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये मेन चीज लिख लीजिए, पूर्वी राजस्थान। आप लोग लिखते रहना, ठीक है, कहाँ पाया जाएगा, ये वाला जो इलाका है ईस्टर्न राजस्थान यानी पूर्वी राजस्थान हो गया। इसके अलावा लिखो वो उत्तरी पश्चिमी पंजाब, यानी उत्तरी पश्चिमी पंजाब के इलाकों में पाया जाएगा। इसके साथ ही आप लिखो नॉर्दर्न गुजरात, उत्तरी गुजरात, क्योंकि गुजरात तो यहाँ भी है, तो उत्तरी गुजरात का जो इलाका है यहाँ भी ये पाया जाएगा। साथ ही साथ आपको आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग लिखो, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, आंध्र प्रदेश का कुछ पूर्वी भाग लिख लीजिए। इसके अलावा जो आपका आंतरिक पठारी भाग यानी इंटरनल जो पठार है, दक्कन का पठार, उसका आंतरिक हिस्सों में, ठीक है, जैसे कर्नाटका, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, इन इलाकों में जहां बारिश कम होती है, यानी जिन इलाकों में बारिश कम होती है वहां कंटीले वन पाए जाते हैं। तो बारिश की मात्रा मैंने आपको बता दी वर्षा की, ठीक है। अब देख लेना, इनके जो पेड़ होते हैं इनकी हाइट भी बहुत कम होती है, लगभग ये 10 मीटर ऊंचे वृक्ष होते हैं यहाँ, ठीक है, 10 मीटर ऊंचाई के वृक्ष, ऊंचाई के वृक्ष आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ही इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं उनके नाम आपने लिखना है। ये कांटेदार वृक्ष होते हैं। इसमें कौन कौन से वृक्ष आएंगे कटीले वन में, एक तो बबूल लिख लेना जो कि इंपॉर्टेंट है। तो बबूल कौन सा वृक्ष होगा, कांटेदार। अब आपसे ये कभी ये पूछेगा कि बबूल किन इलाकों में पाया जाएगा, आपको दिमाग लगाना होगा। कटीले वन का एग्जाम्पल है, सर ने किन इलाकों में हमें कटीले वन दिखाया था, तो आप गैस करके तब भी बना लोगे, ठीक है। तो बबूल लिख लीजिए, खजूर लिख लीजिए, खैर लिख लीजिए, और इसके अलावा ये बहुत मतलब मेन चीज है, ठीक है। बबूल के साथ आपने खैर लिख दिया, खैर के अलावा आप खजूर का पेड़ लिख लीजिए। ये सब के सब कौन से हैं, खजूर, ठीक है। अब हाइट तो अलग अलग होगी, लेकिन ये एक प्रकार के कटीले वन होंगे, ठीक है। इसमें मतलब आपको बहुत ज्यादा हरियाली वगैरह देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि पानी नहीं है उतना। बबूल, खैर, खजूर, इसके अलावा आपको एक पेड़ दिखाता है एकेसिया, और एक दिखता है इयोफोरबिया, ठीक है। इसका भी नाम भी लिखो, एकेसिया, एकेसिया। ये भी कौन सा है, अपने आप में कटीले वन का एग्जाम्पल है। और एक लिख लो इयोफोरबिया, क्या लिखोगे, इयोफोरबिया, इयोफोरबिया। ये भी आपको कहां देखने को मिलेगा, इन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगा कटीले वन, ठीक है। कटीले वन के बाद जो आता है वो आता है मरुस्थली वनस्पति, यानी जो मरुस्थल के इलाके में है वो आपको मरुस्थली वनस्पति देखने को मिलेगी। वो कहां पाया जाएगा, राजस्थान का जो इलाका है, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, यानी वेस्टर्न राजस्थान, यानी अब इधर को तो मैंने इतना दिखाया था, तो इसमें ये वाला पोर्शन कई जगह गैप है ना, इन इलाकों में मरुस्थली वन भी पाए जाते हैं। अब वो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मरुस्थली वनस्पति लिख लीजिए। मरुस्थली वनस्पति कहां पाई जाएगी, मरुस्थली वनस्पति। जो मरुस्थली वनस्पति होगी ये और भी कम बरसात वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी, यानी जहां 10 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहां पे ये पाई जाती है। तो 10 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आपको ये वनस्पति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें एक याद रखना, ये पाई जाती है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, यानी वेस्टर्न राजस्थान में लिख लीजिए। क्या लिखोगे, पश्चिमी मरुस्थली, वेस्टर्न राजस्थान लिख दिया मैंने, ठीक है, WRAG लिखा, यानी पश्चिमी राजस्थान। अब यहाँ के वृक्षों की बारी आती है, यहाँ आखिर कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए कैक्टस और कांटेदार झाड़ियाँ, ठीक है। तो कोई खास नहीं है, लेकिन ये कैक्टस है, जैसे कैक्टस, साथ ही साथ कांटेदार झाड़ियाँ। और सब क्यों हो रहा, क्योंकि पानी की मात्रा इनको कम होते जा रही है, ठीक है। तो अपने पास ये पत्तियां रखते ही नहीं है ताकि इनका वाष्पोत्सर्जन न हो सके। कांटेदार झाड़ियां और कैक्टस जैसी चीजें आपको मरुस्थली वनस्पति में क्या होगी, देखने को मिलेगी। अब आता है इसके बाद मरुस्थली वनस्पति कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा देखने को मिलता है वो मिलता है हिमालयी वनस्पति, यानी आप पर्वतीय वन या हिमालयी वनस्पति की ओर पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया, देखिए ये सब कंप्लीट हो गया उष्णकटिबंधीय। अब आता है आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये सब हो चुके हैं, ठीक है। अब आता है आपका ये वाला पोर्शन, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन के अंदर आपको ये पूरा का पूरा इलाका देखने को मिलता है, यानी इसको हिमालयी वनस्पति भी कहते हैं। यहाँ बारिश उसके कंपैरिजन में बढ़िया होगी जो मरुस्थली, यहाँ 75 से 125 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, यानी 75 से 125 सेंटीमीटर तक यहाँ आपको वार्षिक वर्षा देखने को मिलेगी। जब पानी की मात्रा बढ़ रही है तो थोड़ा बहुत जो वृक्ष होंगे उनकी जो मतलब उनकी हरियाली भी बढ़िया होगी उनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे याद रखना, चौड़े पत्ते वो कोणी आकार के वृक्ष पाए जाते हैं, उनकी जो पत्तियां होंगी वो चौड़े होंगे, वो कोणी आकार के होंगे, ठीक है। चौड़े पत्ते व कोणी आकार के वृक्ष, कोणी आकार वृक्ष यहाँ क्या होगा,
पाया जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान देखना, ठीक है। चौड़े पत्ते व कोणीय आकार के यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में। अब हिमालयी वनों में जो प्रमुख है वो कहाँ पाया जाएगा, लिखो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ साथ ही सिक्किम और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग। तो इन इलाकों में बेसिकली क्या पाए जाते हैं, हिमालयी वन या पर्वतीय वन पाए जाते हैं। यानी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमालय का पर्वतीय भाग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का पर्वतीय भाग जो है वो बेसिकली किन वनों से ढका है, हिमालयी वन या पर्वतीय वन से ढका है। अब इसमें क्या करना है आपको, कौन कौन से वृक्ष आते हैं वो महत्वपूर्ण है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लिख लीजिए पाइन, ओक और चीड़ जैसे वृक्ष इसके प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पाइन का अगर आपसे वृक्ष पूछता है तो कौन सा है, हिमालय इलाके में पाइन, ठीक है। ओक का वृक्ष यहां मिलेगा आपको, चीड़ का वृक्ष आपको यहां देखने को मिलेगा। यानी पाइन है, ओक है, चीड़ है। इसके अलावा देवदार, ब्लू पाइन और सिल्वर फर भी यहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देवदार, ब्लू पाइन, सिल्वर फर, ये सब के सब कौन से वृक्ष हैं, अपने आप में हिमालयी या पर्वतीय वनस्पति के एग्जाम्पल है। एक और लिख लीजिए, लॉरेल का वृक्ष भी मिलता है यहाँ और एक चेस्टन का वृक्ष भी मिलता है। तो लॉरेल भी लिख लीजिए, लॉरेल और चेस्टन का वृक्ष, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, पर्वतीय वन के एग्जाम्पल है। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब जो अगला आता है वो आता है दलदली या ज्वारी वन। अंतिम जो आता है आपका ज्वारी वन या दलदली वन। ये दलदली वन और ज्वारी वन जैसे इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल आपको अगर याद होगा, सुंदरवन की जो डेल्टा है यानी सुंदरवन का जो इलाका है, सुंदरी नाम का वहां वृक्ष पाया जाता है, वो ज्वारी वन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ज्वारी को दलदली या मैंग्रोव वन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको दलदली भी लिख लो, ज्वारी को ही दलदली भी बोलते हैं और इसी को मैंग्रोव वनस्पति भी बोलते हैं, मैंग्रोव वनस्पति इसी को बोलते हैं, ठीक है। ज्वारी वन को ये कहाँ पाया जाता है बेसिकली अगर आपसे पूछता है तो ये देखो ऐसे इलाके में जहाँ बारिश तो अच्छी खासी होगी, यानी लगभग 40 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वार्षिक वर्षा 40 से 200 सेंटीमीटर तक की यहाँ पे वार्षिक वर्षा होती है। और ये कहाँ पाया जा रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है। तो जो ज्वारी वन है यानी दलदली है वो अपने आप में कहाँ पाया जाएगा, वेस्टर्न बंगाल और पूर्वी नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है, यानी एक तो वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ जो ये यहाँ मैंने दिखाया नहीं है, ये जो डेल्टा वाले भाग हैं, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके जो नदियों के भाग हैं, ये सब के सब इलाकों में कौन से हैं, डॉट 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 करके दिखा दो। यहाँ जैसे महानदी आई, यहाँ गोदावरी आई, यहाँ कृष्णा आई, यहाँ कावेरी आई, इनका जो डेल्टाई इलाका है वहां पे भी कौन कौन सी पाई जाती है, ज्वारी वन या दलदली। तो लिखो वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूर्वी नदी के डेल्टाई भागों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ज्वारी या मैंग्रोव। इनके जो प्रमुख एग्जाम्पल है वो है सुंदरवन का मतलब वृक्ष, ठीक है। सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, तो इसमें एग्जाम्पल लिख लो, सुंदरी, पाइन, केवड़ा, बेंत, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। सुंदरी लिख दो, एक सुंदरवन इसी के कारण नाम इसका पड़ा, पाइन, कांवड़ी, बेत, ठीक है। बेसिकली ये यही यहाँ पे हैं। तो इसके अलावा केवड़ा बेत लिखो, कांवड़ी नहीं, केवड़ा बेत लिखो इसको, केवड़ा बेत, ठीक है, केवड़ा बेत लिख दो इसको, ठीक। ये अपने आप में किसके एग्जाम्पल हो गए, दलदली के एग्जाम्पल। और सबसे महत्वपूर्ण है सुंदरी, ठीक है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन का सुंदरवन नाम पड़ा है उधर का। और लास्ट जो आता है आपका शीतोष्ण वन आते हैं, वो मैंने दिखाया नहीं है। शीतोष्ण तो बहुत कम वर्षा, जहाँ बारिश बहुत ही कम मिलेगी, बर्फ ही आपको वहाँ दिखेगी, उसको बोलते हैं शीतोष्ण का इलाका, ठीक है। यहाँ क्या होगा, जो हिमालय के ऐसे इलाके जिनकी ऊंचाई 1830 मीटर से अधिक है, यानी हिमालय का ऐसा भाग जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 1830 मीटर से अधिक है, उन इलाकों में बेसिकली शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। और इनका जो होता है, इनमें एग्जाम्पल आपको अगर आपको देखने को मिलेगा, देवदार भी यहाँ मिलेगा आपको, ब्लू पाइन देखिएगा मिलेगा, चेसन यहाँ पे। यानी शीतोष्ण एक प्रकार की उसी की सब कैटेगरी है जो हिमालय, क्योंकि पाना तो हिमालयी इलाके में ही है, पर्वतीय में ही तो पाया जाएगा ना। जैसे पर्वतीय का इलाका है वहीं तो आपका शीतोष्ण भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइट लिख दी मैंने। तो उसी पर्वतीय के अंदर अगर सब कैटेगरी करोगे, थोड़ा सा हाइट में चले जाओगे, तो वहां आपको जैसे देवदार दिखेगा, ये कौन सा है, शीतोष्ण वन का एग्जाम्पल है, आप लोग देखना। इसके अलावा ब्लू पाइन लिख लो, एक चेसन लिख लो, ठीक है, ब्लू पाइन और चेसन, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, शीतोष्ण। अब क्या करना है आप लोगों को, ये था आपका आज का प्राकृतिक वनस्पति। अब आपको क्या करना है, देखो
मिट्टी वाला चैप्टर आपने पढ़ा मृदा, लूसेंट से चेक कीजिए, क्वेश्चन लगाइए एमसीक्यू वाले से, घटना चक्र से लगाइए, देखिए कि कितनी हेल्प हो रही है। आपको वनस्पति वाला देखना है, लूसेंट से देखिए, कोई नए वृक्ष का नाम मिलता है नोट कीजिए। तो मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कि हाँ किन इलाकों में है, क्या विशेषता है और कौन कौन से उसके वृक्ष हैं जो वहां पाए जाते हैं। तो आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। ठीक है, भूगोल की 5 से 6 क्लासेस, 4 से 5 क्लासेस भारत के भूगोल की आएंगी। उसके बाद मैं आपको विश्व के भूगोल का आइडिया दूंगा, क्योंकि भारत के भूगोल में देखो कुछ क्लास भैया ने पहले करा दी आपको, जैसे नदियां वगैरह आपको करा रखी हैं, भारत का सामान्य परिचय आपको करा रखा है, और जलवायु वगैरह वाला चैप्टर आपको करा रखा है। इतनी चैप्टर मैंने आपको मैप से करा दिया। वनडे एग्जाम है, यूके ट्रिपल एससी का है, हमें बहुत ज्यादा समय देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ क्लासेस के बाद 3 से 4 क्लासेस के बाद मैं विश्व भूगोल का आपको आइडिया दे दूंगा, आप लोग उसको भी तैयार कर लेना। आपको इसको तैयार करना है। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।